फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 401 400 असली छाया रानी जागती है 2। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 400 असली छाया रानी जागती है 2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि रिया के परिवर्तन को देखकर सभी लोग डर गए थे, लेकिन एलेक्स सबसे अधिक चिंतित था। माथे पर पसीने की बूंदें उभरी हुई थीं। एलेक्स ने रिया को शांत करने की कोशिश की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसने अपना आपा नहीं खोया है। रिया, शांत हो जाओ, अपनी शक्ति को अपने सिर पर हावी मत होने दो। मैं शांत हूं और नियंत्रण में हूं। मौन। एलेक्स को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे खुद को शांत कह सकती है, जबकि उसके शरीर से ऐसी अस्त व्यस्त आभा निकल रही थी जिससे उसे भी ठंड लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी मानवता खोने से एक कदम दूर है। उसकी त्वचा का रंग बदलने लगा है और साथ ही उसका मन भी काला और अशांत हो गया है। अज़ोरिस ने लड़की को भ्रमित नज़र से देखा। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है और आप अपनी शक्ति को इस हद तक कैसे बढ़ा सकते हैं। आपका शरीर फट जाना चाहिए, शक्ति को रोकने में असमर्थ। लेकिन आप निश्चित रूप से एक दिलचस्प नमूना हैं। मेरा संगठन निश्चित रूप से आप पर प्रयोग करना चाहेगा और आपकी शक्ति के बारे में अधिक जानना चाहेगा, क्योंकि मैं इससे परिचित होने की भावना महसूस कर सकता हूँ। हा। अज़ोरिस पागलों की तरह हंसने लगा। हालांकि वह ज़्यादा देर तक नहीं हंस सका, क्योंकि उसके शरीर पर कहीं से एक सीधी रेखा उभर आई। उसकी आंखें फैल गईं और उसके चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव प्रकट हुआ, जिसके बाद एक रेखा दिखाई दी। स्विश। शरीर 2 हिस्सों में कटकर जमीन पर गिर गया। ये तो पहले ही खत्म हो चुका है, नूह ने संत की गिरी हुई लाश को देखते हुए भयभीत भाव से कहा। उसने उसे एक ही वार से मार डाला, जिसे मैं देख भी नहीं सका। जबकि नूह भयभीत था, हंटर और डैन जमीन पर खड़े होकर देख रहे थे। एक जटिल नज़र से दृश्य को देखा। उनकी निगाहें रिया की कोई हरकत नहीं देख पा रही थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये खत्म नहीं हुआ है, एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए ऊपर देखा। इससे पहले कि रिया ने वार किया और कट शरीर को छू गया, एलेक्स ने विच्छेदित शरीर से ऊपर की ओर एक काले रंग का पिंड निकलते देखा। जो शरीर काटा गया था वह मानव त्वचा या उस व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया कोई बर्तन लग रहा था। चीख। कितना सम्मान है। एक प्राणी की तिरस्कार भरी आवाज और चीख पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। सभी लोग आवाज के स्रोत की ओर देखने लगे। मेरे जहाज को मारना पहले से ही एक बड़ी बात है, वह हंसते हुए बोला। अज़ोरिस का वास्तविक शरीर उसकी पीठ के पीछे 2 चमगादड़ के आकार के पंखों के साथ दिखाई दिया। उसकी त्वचा हल्की भूरी थी और उसके हाथों और पैरों पर नुकीले पंजे थे। उसका शरीर शल्कों से ढका हुआ था और उसकी सरीसृप जैसी निगाहें रिया को घूर रही थीं। उसके होंठ खुल गए और उसके बड़े टेढ़े मेढ़े और तीखे दांत दिखने लगे। लेकिन जो कोई भी उसकी मुस्कान को देखता, उसे तीव्र जलन वाला गुस्सा दिखाई देता। बेटी, बताओ तुम कैसे मरना चाहती हो। उसकी आवाज़ सबके कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। मुझे डर है कि तुम्हारी ताकत मुझे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है, रिया बोली, और उसके शरीर से अंधेरी शक्ति की एक और लहर निकली। और जल्द ही ऐसा दबाव पैदा हो गया मानो दुनिया हम सभी पर टूट पड़ी हो। दुनिया हिलती हुई प्रतीत हो रही थी, जबकि वास्तविकता कांप रही थी। आसमान में गड़गड़ाहट हो रही थी और अंधेरा छा गया था और हर किसी ने अपनी सांस रोक ली थी, चाहे वह नूह का हो या एलेक्स का पुरुष। फशिश। उफ। कई लोग दबाव को सहन न कर पाने के कारण घुटनों के बल बैठ गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहाँ तक कि नूह भी भयभीत होकर जमीन पर गिर पड़ा। एलेक्स और नोआ के 2 मिथिक रैंकों को छोड़कर हर कोई अपने घुटनों पर गिर गया। रिया को घेरे हुए अंधकार ने उसके शरीर से बाहर निकलना शुरू कर दिया और जल्द ही अंधकार के उस ढेर ने 5 जोड़ी हाथों का रूप ले लिया। उसके हाथों में अंधकार का खंजर प्रकट हुआ और उसने उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाते हुए उसका बायां पैर पीछे खींच लिया। रिया के चारों ओर का काला आभामंडल और अधिक उग्र होता गया और शीघ्र ही फट पड़ा। एक क्षण के लिए युद्ध के मैदान पर बैंगनी अंधेरा छा गया और फिर बैंग। इतनी तेज गड़गड़ाहट हुई कि कान के पर्दे फट गए। एवर्टन ने एक विस्फोट की आवाज़ सुनी, लेकिन एलेक्स जिसने दृश्य देखा था वह जानता था कि यह एक विस्फोट रिया और अज़ोरिस के बीच एक ही क्षण में हुई हजारों झड़पों और आदान प्रदान का परिणाम था। एक के बाद एक गूंजती गड़गड़ाहट के कारण आकाश फटता हुआ प्रतीत हो रहा था। एक के बाद एक लहरें सभी पर टूट पड़ीं। रिया और अज़ोर की लड़ाई के कारण पैदा हुई लहरें इतनी प्रबल थीं कि मास्टर रैंक से नीचे के किसी भी व्यक्ति को कुचल सकती थीं। रणवीर का पूरा आतंक भय और दहशत से कांप उठा। धमाका। एक और जोरदार धमाका हुआ और एलेक्स ने अपनी नज़र घुमाकर देखा कि उनसे दूर एक पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया था। एलेक्स ने अपनी तेज धड़कते दिल के साथ लड़ाई को देखा। वह लड़ाई का ठीक से अनुसरण नहीं कर पाया, लेकिन टक्कर से ठीक एक क्षण पहले उसने एक आकृति को पीछे की ओर आते और पहाड़ से टकराते देखा। लेकिन दुर्भाग्यवश वह आकृति के टकराने का कारण नहीं जान पाए, क्योंकि आकृति तुरंत उठ खड़ी हुई और पुनः आक्रमण करने लगी। युद्ध अभी शुरू ही हुआ था कि जल्द ही 100 मीटर लंबे गड्ढे दिखाई देने लगे। तूफान जैसी तेज हवाएं हर किसी की ओर बढ़ रही थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक घातक स्थिति थी।
जमीन पर लोगों की स्थिति काफी भयावह थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी टाइम बम के नीचे फंस गए हों जो धीरे धीरे चल रहा हो। एलेक्स ने अपने सभी आदमियों को उसके पीछे रहने का आदेश दिया। उसके आदमी जो बह गए थे वे बेहोश हो चुके लोगों को लेकर उसके पीछे इकट्ठा होने लगे। उसने अपनी तलवार उठाई और अपने आदमियों को सुनहरे अवरोध से ढक दिया जो प्रत्येक बीतते क्षण के साथ हिल रहा था। नूह ने भी ऐसा ही किया और सभी की रक्षा की। एक अवरोध का निर्माण किया जो 2 पौराणिक रैंकों की आभा से सुसज्जित था। नूह ने एलेक्स की ओर अजीब नज़र से देखा और कांपते हुए बोला, क्या वह राक्षसी सचमुच आपकी पत्नी है? एलेक्स के होंठ एक क्षण के लिए फड़क उठे। सबसे पहली बात तो ये कि वे दुश्मन थे जो कुछ समय पहले तक एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, और दूसरी बात, क्या यह ऐसा प्रश्न पूछने की स्थिति थी? ऐसा लगता है कि यह आदमी अंततः अपना आपा खो बैठा है, एलेक्स ने मन ही मन सोचा। एलेक्स ने गहरी सांस ली और क्रोधित स्वर में बोला, अब क्या आप समझ गए हैं? वास्तव में आपके पास कभी कोई मौका नहीं था, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में अब ये बात मायने रखती है? क्या तुम बस उत्सुक हो या फिर ईर्ष्या कर रहे हो कि मेरी पत्नी इतनी बहादुर और सुंदर है? आप? एलेक्स का उत्तर सुनते ही नूह के माथे पर एक मोटी नस उभर आई, जिससे उसे लगभग खून की खांसी आ गई। उसने ये भी सोचा कि आखिर उसने ऐसा नादान सवाल क्यों पूछा। एलेक्स ने जॉनसन को देखा जो एक कमजोर बूढ़े आदमी की तरह लग रहा था जो बाहर चल रहे भयंकर तूफान के कारण इधर उधर हिल रहा था। उसकी आंखें बेजान लग रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत सदमे में है और उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। तभी उसकी नज़र ऑन और मैक्स की ओर गई जो भावशून्य भाव और कांपते पैरों के साथ खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि उसके दस्ते के अन्य लोग पहले ही बेहोश हो चुके थे। एलेक्स कुछ कहना चाहता था लेकिन उनके हाव भाव देखकर वह उलझन में पड़ गया। ऐसा लगता है कि मुझे आपका मानसिक प्रशिक्षण शुरू करना होगा और अन्य पाठ्यक्रमों की कठिनाई बढ़ानी होगी। मानो किसी प्रकार का उपचार मंत्र डाला गया हो। वे सभी अपनी मूर्छा से बाहर आए और चिल्लाने लगे, हम सब ठीक हैं। जॉनसन जो अभी भी सदमे में था, मैक्स की आवाज़ सुनकर जाग जाता है और धीरे से बुदबुदाता है, कोई बात नहीं, तुम्हें इस बूढ़े आदमी की आदत हो जाएगी। तभी एक और तूफान सुनामी की तरह एक अवरोध से टकराया जिससे सभी लोग पीछे हटने को मजबूर हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 402-401। सफाया। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 401 मिटा दिया गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अवरोध को बनाए रखते हुए एलेक्स को अवरोध से टकराकर हमले का खामियाजा भुगतना पड़ा। धूल और धुएं ने उनके चारों ओर सब कुछ ढक लिया, जिससे सभी की दृष्टि अवरुद्ध हो गई। जैसे ही धुआं छटा और धूल छटी, उनके सामने जो दृश्य दिखा उससे वे भयभीत हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी बंजर जमीन पर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनके आसपास वनस्पति का कोई भी अंश नहीं बचा था। पेड़ों की मोटी छतरियां, तने और लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े, साथ में छोटी छोटी झाड़ियां, सब कुछ बस गायब हो गया। उनका कोई निशान बाकी नहीं बचा। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी चूड़ा के लाखों टुकड़ों में पिस गए हों जो या तो हवा में मिल गए हों या तेज हवा के कारण उड़ गए हों। इस दृश्य को देखने वाला कोई भी व्यक्ति यह सोचने पर मजबूर हो जाता कि क्या उन्हें कोई भ्रम था या फिर यह सब पहले से ही रचा गया भ्रम था। लेकिन जब उन्होंने हरे रंग के पिंड को देखा जो उनसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर था, तो वे ठीक से सोचने में सक्षम हो गए। जबकि हर कोई अपनी कल्पना से भी परे हैरान था। एलेक्स स्थिर खड़ा होकर सामने आसमान की ओर देख रहा था। सबने उसकी ओर देखा और फिर ऊपर देखा। जैसे ही आकाश में 2 काले बिंदु एक दूसरे से टकराए, उनके चेहरे पर तनाव आ गया। एलेक्स ने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुट्ठी भींच ली। पहले तो वह काफी असहाय महसूस कर रहा था। जबकि उसकी पत्नी लड़ रही थी और अपनी जान जोखिम में डाल रही थी, वह कुछ भी नहीं कर रहा था। वह एक दर्शक के अलावा कुछ नहीं था। ऐसा लगता है कि वह एक बेकार अस्तित्व में बदल गया है। अगर वह कोई कदम उठाता भी है तो वह रिया के लिए परेशानी ही खड़ी करेगा। उन तक पहुंचने का एकमात्र तरीका अंधकार की शक्ति का उपयोग करना था। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उस शक्ति का उपयोग करके वह ऐसी ताकत तक पहुंच सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। उस शक्ति का उपयोग करने के लिए एलेक्स को डार्क मैना की आवश्यकता है। चूंकि इस संसार में इसका अभाव है, इसलिए वह मृत शरीरों से प्राप्त शुद्ध मान को अंधकार में मान में परिवर्तित कर देता है, जिससे एक घातक आभा निकलती है जो अंधकार में मान का ही एक प्रकार है। 2 साल पहले वह खुद को आगे बढ़ाने और इतनी शक्ति प्राप्त करने में सक्षम था। इसका कारण प्राकृतिक अंधेरे मैना से भरे स्थान में रहना था। वहां प्रचुर मात्रा में काला मान था और इसके अलावा एलेक्स उस शत्रु के आशीर्वाद का एक हिस्सा चुराने में सक्षम था। अब सवाल यह उठता है कि रिया अंधकार की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकती है और अंधेरे मन का इतना घना संकेंद्रण कैसे कर सकती है। एलेक्स को पहले प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, लेकिन कई अवलोकनों के बाद उसे दूसरे प्रश्न का उत्तर पता चल गया। चेरी के विपरीत रिया में मनुष्यों और अंधकार के प्राणियों का उचित मिलन प्रतीत होता था।
इसलिए अंधेरे के प्राणी की तरह उसका शरीर अंधेरे की शक्ति को संग्रहित कर सकता है, जबकि एलेक्स अपनी प्राकृतिक अवस्था में अंधेरे की शक्ति को संग्रहित नहीं कर सकता है। वह बस इसे हेरफेर कर सकता है और इसे अस्थायी रूप से अंधेरे मोड में उपयोग कर सकता है। हर बार जब रिया मारती थी तो दुश्मन के घातक मान का एक हिस्सा रिया में समा जाता था और यह एक अवचेतन क्रिया थी जब तक कि एलेक्स ने इस ओर ध्यान नहीं दिलाया। उसके अंदर का बांध भारी मात्रा में भंडार जमा कर रहा था और उस बांध को खोलने का उद्देश्य उसे ऐसी स्थिति में पहुंचाना था जहां उसके बचने की कोई उम्मीद न बचे। अब रिया ने दरवाजा खोल दिया था और उसके अंदर जमा सारा काला मन एक ही बार में बाहर निकल आया था। युद्ध चलता रहा और एक के बाद एक धमाके की आवाजें गूंजती रहीं, मानो चारों ओर से तोपें दागी जा रही हों। दोनों के आसपास का स्थान टूटने लगा। तभी चारों ओर भयंकर गड़गड़ाहट हुई और ऊर्जा का एक विशाल द्रव्यमान संघनित होकर पूरे आकाश को ढकने लगा। एक क्षण के लिए सब कुछ अंधकार में हो गया और रात छा गई। और उसके बाद स्विश, बूम, ज्वालामुखी की तरह कुछ फटा और जोरदार विस्फोट के कारण पंक्तिबद्ध पहाड़ फट गए। एलेक्स ने देखा कि एक घातक किरण गुजरी और उनके सामने एक विशाल दरार दिखाई दी। जमीन कट गई और एक दरार बन गई जो 3 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई थी। ये शक्ति इतनी थी कि हर किसी के चेहरे पर भय झलक रहा था। एलेक्स का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये डर नहीं था, बल्कि अद्भुत लड़ाई देखने के बाद की उत्तेजना थी। जल्द ही अंधेरा छट गया और काले खून से लथपथ एक शव सबके सामने आ गया, जिसके शरीर पर जगह जगह कट और घाव के निशान थे। घमंड और अहंकार में आए अजोरेस के दोनों हाथ काट दिए गए। उसका एक पंख फट गया था और दांत टूट गए थे। दूसरी तरफ रिया के शरीर पर भी घाव थे, लेकिन कोई भी घाव जानलेवा नहीं था। अजोरेस ने घृणा भरी नजरों से रिया को देखा और चिल्लाए। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक साधारण लीजेंडरी जैसी दिखने वाली महिला इतनी डरावनी होगी। मेरी मदद करो, वह चिल्लाया और एक जादुई कागज निकाला। एलेक्स की आंखें चमक उठीं और वह चिल्लाया, यह एक सम्मन पत्र है। इससे पहले कि वह इसका उपयोग करे, उसे मार डालो। रिया का शरीर कांप उठा और ध्वनि की बाधा को तोड़ते हुए रिया अजोरेस की ओर तेजी से बढ़ गई। हालांकि वह देर हो चुकी थी। अजोरेस ने कागज फाड़ दिया और जल्द ही एक रोशनी प्रकट हुई। रिया का शरीर एक पल के लिए जम गया। रिया पर एक अदृश्य शक्ति ने हमला किया, जिससे उसके अंदरूनी अंग क्षतिग्रस्त हो गए और उसने जवाबी हमला किया। टकराना। एलेक्स का शरीर एक बड़े विस्फोट के साथ फट गया और क्षण भर में वह उस रास्ते पर आ गया जिस पर रिया को फेंका गया था और उसे पकड़कर वह वापस चली गई। एलेक्स के टेलीपोर्टेशन ने रिया की गति को बिखेर दिया। यदि एलेक्स ने उसे अभी नहीं पकड़ा होता तो रिया 1 किलोमीटर दूर फेंक दी जाती और उसकी जिंदगी मौत की स्थिति हो जाती। एड्स बाय पब फ्यूचर। चमकदार रोशनी गायब हो गई और एक अस्पष्ट मानव आकृति प्रकट हुई। नूह की आंखें गंभीर हो गईं और वह क्रोध से चिल्लाया, बेशर्म! आप हमसे निपटने के लिए सर्वोच्च पद के अधिकारी को कैसे बुला सकते हैं? तुमने खुद को इतनी दयनीय स्थिति में लाकर मुझे श्राप देने का साहस किया, अजोरेस पीड़ा में चिल्लाया। उसके सामने परम सत्ता की एक छवि प्रकट होती है। आपने मुझे उनसे निपटने के लिए बुलाया है। ये संसाधनों की बर्बादी है। तुम्हारे लौटने के बाद तुम्हें दंडित किया जाएगा और फिर तुम्हें घर में ही रहने दिया जाएगा। छाया ने घृणा से कहा, लेकिन जैसे ही उसने अंधेरे में ढकी रिया को देखा, वह रुक गया। छायाचित्र बहुत स्पष्ट था और एलेक्स की सत्यदृष्टि उस पर काम नहीं कर रही थी। एलेक्स का शरीर कांप उठा, जबकि उसकी बाहों में रिया एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ने लगी। रिया, शांत हो जाओ, अपने होश में आओ, एलेक्स चिल्लाया और उसने अपनी बाहें कसकर रिया की कलाई पर लपेट दी। लेकिन रिया ने संघर्ष किया और अपने हाथ पीछे खींच लिए। एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि उसकी श्वेतपटल काली पड़ गई है और उसकी त्वचा काली और सख्त हो गई है। वह ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने अपनी मानवता खो दी हो और अंधकार का रूप ले लिया हो। रिया! एलेक्स घबराहट में चिल्लाया, क्योंकि उसने देखा कि रिया का परिवर्तन नियंत्रण से बाहर हो रहा है। काले हाथों की जोड़ी अव्यवस्थित रूप से चलने लगी और एलेक्स से टकरा गई। उसका दिल धड़क उठा, लेकिन जैसे ही सुप्रीम रैंक ने अपना कदम बढ़ाया, उसके सामने एक बड़ी समस्या सामने आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया अपना रंग खो चुकी है। एक क्षण के लिए युद्धभूमि पर गहरा अंधेरा छा गया। हर जगह इंसानों की चीखें, दहाड़े और दर्द की आवाजें गूंज रही थीं। अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा और चला गया। धीरे धीरे दुनिया ने अपना रंग वापस पा लिया और फिर एक विशाल विस्फोट हुआ, मानो हाइड्रोजन बम फट गया हो और सब कुछ नष्ट हो गया। और जैसे ही विनाश रुका, रणवीर का पूरा आतंक खत्म हो गया। घने जंगल, विशाल निर्जन क्षेत्र और पर्वत श्रृंखलाएं सब खत्म हो गई हैं। विशाल पर्वत छोटे छोटे पहाड़ियों में तब्दील हो गए। 20 किलोमीटर की परिधि वाला एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया, जिसने उसमें मौजूद सब कुछ नष्ट कर दिया। इतने बड़े पैमाने पर विनाश करने के बाद सर्वोच्च पद कुछ ही शब्दों में लुप्त हो गया। अजोर, मैंने दोनों अनुरोध पूरे कर लिए हैं। लौटने से पहले दानव और दूसरे पक्ष को इस बारे में सूचित करें। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 403-402। ऐसा लगता है कि मेरे साथ छल किया गया है। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL
मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 402। ऐसा लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टैप 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 टैप। हॉल की ओर जाने वाले चौड़े गलियारे के अंदर एकमात्र आवाज जो गूंज रही थी वह थी रास्ते से चलते हुए मोटे आदमी की आवाज। जब वह इधर उधर घूमता तो उनके पेट की चर्बी बाईं दाईं ओर हिलती, जिससे कई लोग घृणा भरी नजरों से उसकी ओर देखते। रास्ते में कई पहरेदारों ने उसे देखा और अपनी भौहें उठाईं, क्योंकि शायद उन्होंने पहली बार इस मोटे सुअर को इतनी जल्दी में देखा था। ये सुअर अब जितना मोटा था उतना पहले नहीं था। वह कभी एक योग्य योद्धा था, लेकिन समय के साथ अपने पद पर बने रहने के अहंकार और अभिमान के कारण वह इतना आलसी हो गया कि उसके शरीर में ढेर सारी चर्बी जमा हो गई। वह मोटा आदमी पसीने से लथपथ होकर लंबी दूरी तक चलने के बाद रास्ते के अंत में पहुंचा और एक विशाल कक्ष के सामने खड़ा हो गया, जिसकी रक्षा शक्तिशाली शूरवीर कर रहे थे। जनरल शेन, क्या बात है? अब आप बहुत खुश लग रहे हैं। कुछ हुआ क्या? हा हा हा, आप इन लंबी लाइनों के बारे में कुछ सोच सकते हैं, शेन ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। मैं महामहिम से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। कृपया उन्हें इसकी सूचना दीजिए। शूरवीरों ने आंखें मूंद लीं और सिर हिला दिया। उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा और उनमें से एक रिपोर्ट करने के लिए अंदर चला गया। 5 मिनट बाद गार्ड वापस आया और बोला, आप अंदर जा सकते हैं। धन्यवाद, शेन ने बड़बड़ाया और अंदर चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शेन ने देखा कि हेक्स मेज पर बैठकर कुछ लिख रही थी। हेक्स ने एक क्षण के लिए अपना काम करना बंद कर दिया और शेन के प्रसन्न भाव को देखकर अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। उसका शरीर किसी कारणवश खुशी से चीख रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? हेक्स ने आंखें मूंदते हुए पूछा। शेन ने अपना सिर झुकाया और बोला, महाराज, मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। एलेक्स मर चुका है। शेन के बोलते ही वहां सन्नाटा छा गया। शेन ने देखा कि हेक्स उसे खाली भाव से देख रहा था, लेकिन अगर कोई करीब से देखे तो देख सकता था कि हेक्स के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। चूंकि शेन उसके काफी करीब था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे समझ पाया, लेकिन एक पल के लिए वह आश्चर्यचकित और भ्रमित भी हुआ। क्योंकि हेक्स खुश तो लग रहा था, लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ। क्या उन्हें आश्चर्यचकित होकर मुझसे यह नहीं पूछना चाहिए कि यह कैसे और क्यों हुआ? वह बस मुझे क्यों घूर रहा है? शायद उसने मेरी बात नहीं सुनी या फिर सोचा कि यह मजाक है। खांसी खांसी। महाराज, एलेक्स है। हेक्स जब अपनी सीट से उठकर बोल रहा था तो शेन की बात बीच में ही रुक गई। मैंने यह बात जोर से और साफ सुनी। एलेक्स मर चुका है। लेकिन क्या आप इस बात पर आश्वस्त हैं? क्या तुमने उसका शव देखा है या ऐसा कुछ है जो इसे साबित करता हो? हेक्स ने शेन को घूरते हुए पूछा। महाराज, अरकाम के साथ युद्ध चल रहा था। एलेक्स उन्हें रणवीर के आतंक पर रोक रहा था। तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से अचानक युद्ध बाधित हो गया। संकेत मिलते ही कुलीन और अन्य सैनिक भाग गए। मेरे सूत्र उनके बारे में पूछताछ करने के बाद युद्धस्थल पर गए और वहां कुछ भी नहीं बचा। यहां तक कि अरकाम सेना भी नष्ट हो गई थी और वहां कोई लाश नहीं बची थी। हमले के निशानों से हमें लगा कि यह सर्वोच्च रैंक के व्यक्ति का काम था, और ऐसा प्रतीत होता है कि आसपास कुछ राक्षस भी देखे गए हैं। हेक्स ने जब विवरण सुना तो उसका शरीर अकड़ गया। उसके चेहरे पर भाव विकृत हो गए। अरकाम की सारी सेनाएं नष्ट हो गईं और तुम्हें राक्षसों का भी पता चला? हेक्स ने अजीब निगाह से कहा। हेक्स की खोखली निगाहें देखकर शेन एक पल के लिए हैरान रह गया। वह कहना चाहता था कि हेक्स फिर से गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सुप्रीम रैंक के बारे में उत्सुक होने के बजाय वह अरकाम सैनिकों और कुछ छोटे राक्षसों में अधिक रुचि रखता था। हाँ, रिपोर्टों के अनुसार अरकाम बलों का नेतृत्व अरकाम के दूसरे राजकुमार नूहाक ने किया था और उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए 2,40,000 बलों का नेतृत्व किया था। मुझे नहीं पता कि उनमें से कितने एलेक्स और उसके आदमियों द्वारा मारे गए थे, लेकिन मुझे यकीन है कि सुप्रीम रैंक के हमले ने उनमें से अधिकांश को खत्म कर दिया। रणवीर का पूरा आतंक उसके हमले से खत्म हो गया था और भूकंप पश्चिमी क्षेत्र तक फैल गया था और इसे 500 किलोमीटर की दूरी से भी महसूस किया जा सकता था। इसने कई राज्यों को सतर्क कर दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके बाद हमने राक्षसों का एक समूह देखा, लेकिन स्वाभाविक रूप से हमने उनका ध्यान रखा। वे कुछ छोटे मोटे जासूस प्रतीत होते हैं। हेक्स ने जितना अधिक सुना, उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही खराब होती गई। उसका मूड खराब था क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ गलत हो गया है। क्योंकि दूसरे पक्ष का लक्ष्य क्या था? अरकाम सैनिकों का सफाया करना या किनले बलों का सफाया करना, या दोनों? और राक्षसों की उपस्थिति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शेन एक विस्तृत रिपोर्ट बनाता है और उसे शाही पिता को भेजता है। साथ ही ये भी कहता है कि दुश्मन के हस्तक्षेप के कारण चैनल काम नहीं कर रहे थे और हमें अरकाम साम्राज्य के बारे में पता नहीं था। अगर कोई गवाह है तो उसे चुप करा दें। जल्दी करो। अगर तुम जल्दी कुछ नहीं करोगे तो कोई तीसरा पक्ष इस अवसर का फायदा उठा लेगा। हेक्स ने शेन को आदेश दिया और उसे कई आदेश दिए, और विशेष रूप से राक्षसों के बारे में रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें। उन अशिष्ट प्राणियों को कम मत समझो। शेन ने ये सब बातें अपने मन में नोट कर लीं। अब जाओ। शेन ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए पूछा, महाराज, चूंकि एलेक्स मर चुका है, क्या मैं दूसरे से निपट सकता हूँ? नहीं, शेन के अनुरोध को सख्ती से अस्वीकार कर दिया गया।
तुम और तुम्हारा जुनून, हम उस पर समय बर्बाद नहीं कर सकते। अपने लक्ष्य हासिल करने के बाद हम बाद में इस छोटी सी बात को निकाल सकते हैं। शेन ने दुख भरी नज़र से सिर हिलाया और चला गया। शेन के बाहर जाने के बाद हैक्स किताबों की अलमारी की ओर गया और उसमें से एक किताब निकाली तथा उसमें से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला। कुछ क्षण विचार करने के बाद उसने उस पर कुछ लिखा। वह खिड़की की ओर गया और उसे बाहर फेंक दिया। स्विश, एक छाया चमकी और कागज़ अचानक गायब हो गया। ऐसा लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, हैक्स ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ, उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन, उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 404-403, हम गलत थे। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 403, हम गलत थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अरखाम और किनले सैनिकों के मारे जाने की खबर जल्द ही जंगल की आग की तरह फैल गई। ये दोनों साम्राज्यों के शासकों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। किनले में अराजकता थी। एक के बाद एक त्वरित क्रम में सेनाएं तैनात की गईं। पश्चिम के राज्यों से सैनिकों को सहायता देने के लिए कहा गया, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे तो कुछ भयावह और चौंकाने वाली घटना घटी। पूरा पश्चिमी मोर्चा धुएं से ढक गया था जो भूमि को नष्ट कर रहा था। ये भयानक था, लेकिन इतना भी नहीं कि उन्हें पीछे हटना पड़े। समस्या स्वयं में धुंध नहीं थी, बल्कि समस्या उस स्थान की रक्षा करने वाले प्राणी थे। कोई नहीं जानता कि यह कैसे हुआ या कब हुआ, लेकिन अकल्पनीय घटना घटित हो गई। नष्ट हो चुके पहाड़ों के पार शांति के कट्टर दुश्मन द्वारा एक रक्षा रेखा बिछाई गई थी। दानव, यह उनके लिए भी बहुत चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि वहां किसी राक्षस के आक्रमण की कोई सूचना नहीं थी। खुफिया विभाग को यह नहीं पता कि राक्षस इतनी बड़ी संख्या में कैसे प्रकट हुए और अपनी उपस्थिति कैसे छुपा ली। वे अरखाम को चुपके से घुसने के लिए स्वीकार कर सकते थे क्योंकि वह उनके बगल में था, लेकिन जो दानव सुदूर उत्तर में थे वे यहाँ आ सकते थे। इसका केवल एक ही अर्थ था, वह पर्वतमाला जहाँ अरखाम का पूर्वी भाग और डेमोनलैंड का उत्तरी भाग मिलते हैं, राक्षसों के हाथों में आ गई है। अब तक राक्षस केवल अरखाम के लिए ही खतरा थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अरखाम ही एकमात्र ऐसा नहीं था जो खतरे में था, क्योंकि राक्षस ने पहले ही पश्चिमी किले पर कब्जा कर लिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। किनले के लिए यह झटका बहुत बड़ा था, लेकिन यह अरखाम के लिए बहुत गंभीर था। उन्होंने युद्ध किया, खून पसीना बहाया, लेकिन जब पाई खाने की बारी आई तो उसे राक्षस ने छीन लिया, जिससे उनकी पूरी नींव हिल गई। किनले की तरह ही अरखाम भी क्रोध से उबल रहा था। अरखाम में भी ऐसी ही घटनाएं घटित हुईं। अरखाम का पूरा साम्राज्य उग्र और सतर्क हो गया। किनले की हानि के विपरीत अरखाम को इतनी हानि हुई कि आम लोग भी सड़कों पर उतर आए और अपने क्षेत्र के कुलीन लोगों के घरों को घेर लिया। वे अपने दैनिक उपयोग के औजारों से लैस थे। जो भी चीज़ नुकीली और कटने योग्य होती थी उसे वे उठा लेते थे। पूरे अरखाम में दंगे और तख्तापलट देखे जा सकते थे। जिन लोगों ने ये समाचार सुना वे आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर हो क्या रहा है। क्या यह विद्रोह था या विरोध? क्या वर्तमान सम्राट के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए गृहयुद्ध होने वाला है? सौभाग्यवश ऐसा कुछ भी नहीं था। यह शासक के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था। यह युद्ध का आह्वान था। वे लड़ना चाहते थे और बदला लेना चाहते थे, क्योंकि उस साम्राज्य का उगता हुआ सूरज, जिसे हर कोई बहुत प्यार करता था, अस्त हो चुका था। उनके प्रिय द्वितीय राजकुमार की हत्या कर दी गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। हर आम आदमी जानता था कि दूसरे राजकुमार ने उनकी मदद के लिए कितना प्रयास किया था। यहाँ तक कि उन्होंने सड़कों पर घूमकर लोगों को भोजन वितरित किया, उनका हालचाल पूछा और उनकी परेशानियों का ध्यान रखा। लेकिन जो व्यक्ति उनके लिए भगवान जैसा था, उसे न देख पाने की भावना ने उनका दिल तोड़ दिया। उनमें से कोई भी हाल की स्थिति से अनभिज्ञ नहीं था। उनमें से प्रत्येक को साम्राज्य की स्थिति का पूरा ज्ञान था, जो धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रहा था। और चूंकि वे पहले से ही नीचे जा रहे थे, इसलिए उनका इरादा दूसरे पक्ष के साथ नीचे जाने का था। यदि दानव उनकी भूमि पर कब्जा कर लेते तो उनका भाग्य आज से भी बदतर होता। उनके लिए अब कोई आज़ादी नहीं होगी। वे सभी या तो गुलाम बन जाएंगे या फिर राक्षस के हाथों क्रूरतापूर्वक मर जाएंगे। मौत का इंतजार करने के बजाय वे बदला लेने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देंगे। जबकि अरखाम में चारों ओर दंगे और विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, महल के अंदर भी ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति जो काफी वृद्ध लग रहा था, महल के बाहर एक अजीब सी निगाह से देख रहा था। उसकी आंखें थकी हुई और बेचैन थीं। अपने लोगों को इस तरह देखकर उसका हृदय प्रसन्न हो जाता है। ये वे लोग हैं जो वर्तमान परिस्थिति के कारण अपना पेट भरने में सक्षम नहीं थे, लेकिन आपकी मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने अपनी सारी शिकायतें दूर कर दीं और आपके लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गए। क्या यही मेरे साम्राज्य का भाग्य है? क्या हम इस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि आम आदमी को लड़ने के लिए हथियार उठाने पड़ रहे हैं? क्या हम इतने दयनीय हो गए हैं? उसके प्रश्न भारी और नीरस थे। वह नहीं जानता था कि उसने ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न क्यों पूछे, लेकिन प्रश्न ही बने रहे, क्योंकि उत्तर देने वाला कोई नहीं था और न ही वह उत्तर जानता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक क्षण तक बाहर का निरीक्षण करते हुए वह आह भरते हुए बोला,
ऐसा लगता है कि इस साम्राज्य के अस्तित्व के 600 वर्ष मेरे शासनकाल में समाप्त हो जाएंगे। मैंने उन पूर्वजों के साथ विश्वासघात किया है जिन्होंने इस साम्राज्य के लिए अपना दिल लगाकर काम किया और अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। हमारा पतन पूर्व निर्धारित प्रतीत होता था। हाल की स्थिति के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह आराम करना चाहता था। वह उस बोझ से मुक्त होना चाहता था जो उसे नीचे खींच रहा था। अपने 80 साल के जीवन में उन्होंने बहुत कुछ खोया था, उसकी पत्नी, उसका बेटा, और अब ऐसा लगता है कि वह अपना साम्राज्य भी खो देगा। हाँ, जो आदमी सोफे पर आराम कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं सम्राट था। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसने कमजोर आवाज सुनी और उस आदमी की ओर देखा जो खोखली निगाहों से छत की ओर देख रहा था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। हम गलत थे। हमने जो उत्तर मांगा था वह गलत नहीं था, बल्कि हमने उसे गलत तरीके से खोजा था, लेकिन ये ठीक है। मुझे इसका उत्तर पहले ही मिल चुका है। हम जीवित रहेंगे और समृद्ध होंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि वह अभी भी जीवित है। उस आदमी ने बूढ़े आदमी को खुश करने की कोशिश करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आशा है कि आपने जो कहा वह सच हो, क्योंकि हमारे पास संकट को टालने के लिए न तो समय है और न ही कोई संसाधन। सम्राट की बातें सुनकर वह आदमी हंस पड़ा और बाहर की ओर देखने लगा। संसाधन हो, हमारे पास जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा है। बात बस इतनी है कि हमने कभी दूसरे विकल्पों पर ध्यान नहीं दिया। हमारे पास कुछ ऐसा है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 405-404। एक हृदयस्पर्शी पत्र। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 404। एक हृदयस्पर्शी पत्र। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बाहरी दुनिया जो अराजकता से भरी थी के विपरीत लियोनहार्ट को बाहर शांतिपूर्ण देखा गया। लियोनहार्ट के लोगों को केवल इतना पता है कि उनके स्वामी को किसी सैन्य क्षेत्र में तैनात किया गया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके स्वामी कहाँ थे। वे अपने राजा को अन्य लोगों की तरह अक्सर नहीं देख पाते थे, लेकिन जब भी वह प्रकट होते थे तो वह पूरे राज्य में जश्न मनाने का समय होता था। वे सभी हाल के परिवर्तनों से अवगत थे, लेकिन उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि उनका राजा तूफान के केंद्र में था। किनले ने अब तक मृतकों की सूची जारी नहीं की है, इसलिए बम गिराए जाने से पहले वहां शांतिपूर्ण स्थिति थी। यद्यपि आम लोग इस बात से अनभिज्ञ थे, परंतु राज्य के उच्च वर्ग को इसकी जानकारी थी, और यह सूचना उन पर वज्रपात की तरह बरसी। पूरा लियोनहार्ट पूरी तरह सतर्क था और शांति के पीछे युद्ध की तैयारी चल रही थी। सैनिक और उच्च सैन्य पदों पर आसीन लोग अपने प्रभु को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वे जानते थे कि उनका राजा कोई हारी हुई लड़ाई नहीं लड़ेगा। वहां किसी प्रकार की उदासी नहीं थी, बल्कि वे सभी युद्ध की भावना से जल रहे थे। उन्हें पता था कि जब उनका राजा वापस आएगा तो सभी योद्धाओं को दुश्मनों का वध करने के लिए कहा जाएगा। महल के अंदर दस्तक दस्तक दस्तक। किसी ने बड़े लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खटखटाने वाले ने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा धीरे से खुला और 2 साफ सुथरे कपड़े पहने महिलाएं अंदर आईं। दोनों औरतें बेचैन निगाहों से चारों ओर देखने लगीं। यह एक विशाल अध्ययन कक्ष था जो सभी प्रकार की पुस्तकों, धर्मग्रंथों और ढेर सारे कागजों से भरा हुआ था। बीच में हाथीदांत की एक मेज रखी थी जो किताबों से भरी हुई थी, और एक छोर पर भूरे बालों वाली एक महिला बैठी हुई थी जो भूरे बालों के साथ झपकी ले रही थी। उसकी आंखें नम लग रही थीं, मानो वह रो रही थी, और उसका चेहरा थका हुआ और हताश लग रहा था। फर्श पर मुलायम लाल कालीन बिछा हुआ था और चिमनी से सुखद आग जल रही थी। एक और महिला महोगनी की मेज पर कुर्सी पर बैठी थी और मेज पर कई कागज बिखरे पड़े थे। कुर्सी पर लेटी महिला अपनी तलवार को कसकर पकड़े हुए चिमनी की ओर देख रही थी। उसका चेहरा घृणा और क्रोध से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी किसी से लड़ना चाहती हो, लेकिन वह खुद को रोक रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम अंदर आए। एक महिला ने गला साफ करते हुए हल्की खांसी की। खांसी खांसी। मेज पर सोई महिला चौंक कर अचानक जाग गई, जिससे उसके पास रखी पुस्तकों का ढेर उसके ऊपर गिर गया। आउच, कैथरीन, तुम अनाड़ी और लापरवाह हो गई हो। जरा अपनी तरफ देखो, 5 दिन भी नहीं हुए और तुम्हारा वजन पहले ही बहुत कम हो गया है। कैथरीन ने अपनी आंखें रगड़ी और उस कोमल आवाज को देखा और तीखी नजर से बोली, एथेना, मुझे चिढ़ाना बंद करो। मैं तुम्हारे सुंदर चुटकुलों के मूड में नहीं हूं। मैं उससे सहमत हूं। क्रिस्टीना ने खड़े होकर अपनी तलवार पकड़ते हुए कहा। एथेना ने एक क्षण के लिए अपने होंठ बंद कर लिए और फिर नाराजगी भरे चेहरे के साथ अंदर चली गई और सोफे पर अपनी जगह पर बैठ गई। उसके बैठ जाने के बाद सबने यवोन की ओर देखा जो भ्रमित भाव से दरवाजे पर खड़ी थी। क्या अब तुम्हें किसी विशेष निमंत्रण की आवश्यकता है? कैथरीन ने झुंझलाहट भरे स्वर में पूछा। यवोन ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से चलकर एथेना के पास बैठ गई। उसे नजरअंदाज करो, वह अपना आपा खो चुकी है। एथेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ भी नहीं खोया है। बस इतना है कि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, इसलिए यह अजीब लग रहा है।
वैसे क्या यह एलेक्स का अध्ययन कक्ष है? यवोन ने पूछा। बाकी 3 ने सिर हिलाया। यह अध्ययन कक्ष से अधिक शोध प्रयोगशाला जैसा लग रहा था, यवोन ने टिप्पणी की। कैथरीन ने यवोन की टिप्पणी को नज़रअंदाज कर दिया और एथेना से पूछा, क्या आप कुछ खोदने में सक्षम थीं? एथेना ने सिर हिलाया और कहना शुरू किया, चर्च अभी भी पश्चिमी मोर्चे के मामले पर चर्चा कर रहा है। हम आमतौर पर तटस्थता बनाए रखते हैं। चर्च पर राक्षसों से निपटने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उन्हें इस गंदगी को साफ करना होगा। लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि राक्षसों ने इस जगह पर कब्जा कर रखा है। क्या सिर दर्द है? कैथरीन बुदबुदाई। क्रिस्टीना ने यवोन को घूरते हुए पूछा, यवोन, क्या तुम कोई जानकारी बाहर लाने में कामयाब हो पाई? हाँ, और क्रिस्टीना, तुम्हारा संदेह सही था। शेन ने युद्ध के दौरान हस्तक्षेप किया था और सुदृढ़ीकरण के आगमन में देरी की थी, और इतना ही नहीं, वह उन बचे हुए लोगों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है जो उस जगह से बाहर निकलने में कामयाब रहे। क्रिस्टीना के चेहरे पर विकृति आ गई और वह दांत पीसते हुए बोली, वह बदमाश। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह हासिल नहीं कर लेता जो वह चाहता है। एक क्षण के लिए वातावरण में सन्नाटा छा गया। क्रिस्टीना अपनी हत्या की मंशा को रोक नहीं सकी, जिसके कारण कमरे का तापमान कुछ हद तक गिर गया। क्रिस्टीना और शेन के बीच नफरत की कहानी हर कोई जानता था। कुछ क्षण तक सन्नाटा छाया रहा और अंततः एथेना ने उसे तोड़ा। मैंने एलेक्स की जीवन शक्ति को महसूस करने की कोशिश की है। अब वह ठीक लग रहा है। एथेना के शब्दों ने सभी को चौंका दिया। आप तो उसकी जीवन शक्ति को भी महसूस कर सकते हैं? कैथरीन और यवोन ने एक साथ आश्चर्यचकित भाव से पूछा। चूंकि वे 6 लोग अनुबंध से बंधे हुए थे, इसलिए वे बता सकते थे कि उनमें से एक जीवित है या नहीं। उनमें से किसी की भी मृत्यु से उन्हें गंभीर क्षति होगी तथा वे लंबे समय तक कमजोर रहेंगे। इसलिए उन सभी को यकीन था कि एलेक्स और रिया जीवित हैं, लेकिन उन्हें अब तक उनकी स्थिति के बारे में पता नहीं था। आप एथेना को कैसे जानते हैं? एथेना के होंठ मुस्कुराहट से मुड़ गए और वह श्रेष्ठता की भावना के साथ बोली, मेरा दिल उससे इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि वह जो महसूस करता है वह मुझ तक पहुंच जाता है। एथेना के शब्दों से सभी लोग उसे मुंह खोले हुए देखने लगे। एथेना ने उनकी आंखों में ईर्ष्या की झलक देखी और जोर से हंस पड़ी। थोड़ी देर हंसने के बाद उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। ये देवी रेबेका का भविष्यवक्ता था। वह ठीक है और सांस ले रहा है, लेकिन उसकी हालत खराब है और रिया की हालत थोड़ी ज्यादा खराब है। एथेना ने गंभीर भाव से कहा। उसके हाव भाव देखकर सभी लोग थोड़ा पीछे हट गए और एक ही विचार मन में आया। यकीनन वह और एलेक्स एक दूसरे के लिए ही बने थे, लेकिन वे एक पल में अपने हाव भाव कैसे बदल सकते थे? कैथरीन ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। हमें उसकी वापसी की तैयारी करनी चाहिए। एक बार उसकी मृत्यु की घोषणा हो जाने पर शेन उसके लौटने पर उसके लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा। यवोन, भागे हुए लोगों की रक्षा करने की कोशिश करो। हमें उनसे गवाही की जरूरत है ताकि शेन के गंदा खेल खेलने की स्थिति में हम उसे बचा सकें। दूसरी बात के अनुसार ऐसा लगता है कि हमें एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। आगे बढ़ो? कैसे? यवोन ने उत्सुकता से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कैथरीन ने अपनी नज़रें झुकाकर किताबों की अलमारियों की ओर देखा। मुझे एलेक्स के जाने से पहले का वह क्षण याद आ गया। उसने कहा था कि प्रत्येक पुस्तक में वह ज्ञान और तकनीकें समाहित हैं जो दुनिया में तबाही ला सकती हैं, और वह अभी भी इसे प्रसारित करने के लिए अनिच्छुक था। और उस समय लियोनहार्ट खुद की रक्षा करने में असमर्थ था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि वह गायब हो जाएं या मारे जाएं, तो अलमारियों में रखी पुस्तकों को निकाल लें और उन्हें रंगरूटों के प्रशिक्षण में लागू करना शुरू कर दें। एथेना ने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि अब हम माना के दिल के बारे में सार्वजनिक रूप से बता सकते हैं? एलेक्स ने उन्हें माना के हृदय के बारे में सिखाया था। चूंकि वे सभी देवी के दिव्य आशीर्वाद से पैदा हुए थे, इसलिए उन सभी ने पाया कि उनके पास एक प्राकृतिक माना हृदय था। यद्यपि माना का हृदय दीर्घकाल में बहुत मजबूत हो जाता है, परंतु इसे बनाने में बहुत अधिक समय और संसाधन लगते हैं। इसलिए यह हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि कई लोग इसे बनाने में असमर्थ भी हो सकते हैं। क्या हम विकल्प उन पर छोड़ देंगे? इसके अलावा एलेक्स ने एक ऐसी तकनीक बनाई थी जो जागृत व्यक्ति को मन हृदय बनाने में मदद कर सकती थी, लेकिन इसकी दक्षता उन लोगों की तुलना में कम होगी जिन्होंने जागृत होने से पहले मन हृदय बनाया था। क्रिस्टीना, लगता है अब तुम व्यस्त हो जाओगी। कैथरीन ने क्रिस्टीना की ओर अजीब भाव से देखते हुए कहा। मुझ पर विश्वास करें, एलेक्स के मार्गदर्शन में मैं उनमें से प्रत्येक को एक ऐसे हथियार में बदल दूंगी जो अपने दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम होगा, क्रिस्टीना ने उदासीन भाव से कहा। ताली, ताली, ताली। एथेना ने क्रिस्टीना को खुश किया और अपना अंगूठा उठाया। इसके अलावा एलेक्स ने मेरे पास एक पत्र छोड़ा था और कहा था कि अगर कुछ बुरा हो जाए तो इसे खोल लेना, यवोन ने कहा और सभी की उत्सुक निगाहों के बीच एक पत्र निकाला। कैथरीन और क्रिस्टीना यवोन के पास गईं, जिसने पत्र खोला और उसे जोर से पढ़ा। मेरी पत्नियों, यदि आप ये पढ़ रही हैं तो मुझे यकीन है कि मैं कुछ भूल रही हूँ, या हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसा सामना किया हो जिसे मैं नहीं संभाल सकती, लेकिन शांत रहो लड़कियों, आप जानती हैं कि आपके पति एक ईश्वरीय प्राणी हैं, तो आखिर कौन उन्हें मार सकता है? आत्ममुग्ध, अहंकारी,
यवोन और कैथरीन ने क्रमशः एथेना और क्रिस्टीना को धीरे से हंसने के लिए कहा। ठीक है, अब इतना मज़ा काफ़ी है। मेरे गायब होने का मतलब है कि किनले युद्ध हार गया होगा, इसलिए स्थिति भयावह होगी। क्रिस्टीना, मैं सैनिकों की ज़रूरत बढ़ाना चाहता हूं और जो किताबें मेरे पास बची हैं, उनका इस्तेमाल करके उन्हें बुनियादी तौर पर प्रशिक्षित करना चाहता हूं। साथ ही खेलकूद और दूसरी तकनीकें जो मैंने बनाई हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। यवोन, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे व्यवसाय का कार्यभार संभालो। मेरी मृत्यु से निश्चित रूप से कुछ लोग परेशानी मोल लेंगे और व्यवसाय को नष्ट कर देंगे या हमारे जैसी ही कार्यशाला बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कृपया उन पर नज़र रखें। एथेना, मुझे यकीन है कि आप शायद इस रिश्ते को महसूस कर पाएं और मेरी पत्नियों को मेरी स्थिति के बारे में बता सकें, जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी का दिल टूट जाए और यह सोचकर चिंता में पड़ जाए कि मैं मर चुका हूं। अंत में, कैथरीन, आपके काम में कोई कमी नहीं है। मैं हमेशा अपना काम आप पर थोपने के लिए दोषी महसूस करता हूं और हो सकता है कि आप अधिक काम के कारण थक गई हो, लेकिन कृपया कैथरीन की बात सुनिए, आपको ट्रांसेंडेंट रैंक तक पहुंचने की आवश्यकता है। आप समूह में एकमात्र एपिक रैंक हैं। आप इसे प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन आपके पास इच्छाशक्ति की कमी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कागजी कार्रवाई पर काम करना बंद करें और इसे दूसरों को सौंप दें और पूरी तरह से प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लौटने से पहले ट्रांसेंडेंट रैंक हासिल करें, चाहे कुछ भी हो। अंत में, मैं ये बताना चाहती हूं कि मैं आप सभी से अपने दिल की गहराई से प्यार करती हूं और आपसे अलग रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपसे एक दिन भी दूर रहना मुझे दुखी कर देता है। मैं आपकी बाहों में रहना और आराम करना चाहती हूं, लेकिन कुछ काम हैं जो मुझे करने हैं, इसलिए कृपया मुझे माफ़ करें कि मैं आपके मुश्किल समय में आपका बोझ नहीं उठा पा रही हूं। मेरे लापता होने की खबर के बाद आप सभी को मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे आप सभी पर भरोसा है। आप जैसी महिलाओं को दूसरों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी अपने तरीके से चमकती हैं। मेरे लौटने तक मजबूत बने रहो और अच्छी तरह जियो। यवोन ने पत्र को जोर से पढ़ने के बाद उसे मोड़ दिया और गहरी सांस ली। पत्र की विषय वस्तु को पढ़कर उन्हें क्षति का एहसास हुआ और उनके हृदय में संचित भावनाएं बाहर आने लगी, जिससे उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। यद्यपि वे सब ठीक होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वे सभी दिल से उसे याद करते थे और सभी को उम्मीद थी कि वह ठीक हो जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 406-405। एक अधिपति की मृत्यु। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 405। एक अधिपति की मृत्यु। एड्स बाय पब फ्यूचर। दुनिया कांप रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान टूटकर जमीन पर गिर रहा हो। हवा अपने आप में आग की तरह जल रही थी और उसने सब कुछ घेर लिया था। लाखों योद्धा सांस रोककर जमीन पर स्थिर खड़े थे। वे थके हुए और कमजोर दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में लड़ने का जोश जल रहा था। यह एक यादगार दृश्य था, जिसमें अनगिनत सैनिक उस एक पल का इंतजार कर रहे थे। निकट युद्ध करने वाले योद्धा चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करते रहे, जबकि दूर से हमला करने वाले योद्धा दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। जादुई मंत्रों और विभिन्न मंत्रों से लदे तीर आकाश की ओर निशाना साध रहे थे। आसमान के ऊपर एक जोड़ी काली आंखें उन्हें घूर रही थीं, जो उन्हें रसातल में खींचती प्रतीत हो रही थीं। नीला आकाश काले आकृतियों के समुद्र से अवरुद्ध था। ऐसा लग रहा था कि उनकी संख्या का कोई अंत नहीं है। छोटी चींटियों, तुम्हारी संख्या इतनी कम है कि तुम प्रतिरोध भी नहीं कर पाओगी। इस शोरगुल भरी आवाज से मानवता की आशाएं ध्वस्त हो गईं और वे अब तक के सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गईं। विनाश उनके सामने प्रतीक्षा कर रहा है। उनका अस्तित्व खतरे में था। वहां मानव, दानव, और ड्रैगन, कल्पित बौने और इनके साथ साथ ऐसे सभी प्राणी भी मौजूद थे जिनमें थोड़ी सी भी बुद्धि थी। वातावरण में कठोर तनाव व्याप्त हो गया, क्योंकि सभी लोग उस आकृति को घूर रहे थे। हर बीतते सेकंड के साथ ऐसा लग रहा था कि उनका अंत करीब आ रहा है। हालांकि उस समय एक तेज आवाज ने सभी को सिहरन में डाल दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। बाथम, बाथम, बाथम। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्हें एक धड़कन जैसी ध्वनि सुनाई दे रही थी जो दुनिया के दिल की धड़कन जैसी थी। और फिर शत्रुओं को घूर रहे योद्धाओं की निगाहें उस आदमी की पीठ पर पड़ीं, जो अचानक हवा में प्रकट हुआ। उसकी चौड़ी पीठ देखकर वे शांत हो गए। उसके चारों ओर का आभामंडल साधारण लग रहा था, लेकिन वे जानते थे कि वह था। उसकी हृदय की धड़कन पूरी दुनिया को हिला देने के लिए पर्याप्त थी, जिससे शक्तिशाली मानस तरंगें उत्पन्न होती थीं, जिसका असर आकाश में फैले शत्रुओं पर भी पड़ता था। लेकिन विचित्र रूप से इसका प्रभाव जमीन पर मौजूद योद्धाओं पर नहीं पड़ता था, बल्कि वे शांत हो जाते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही शत्रु पर अत्याचार हो रहा था। जैसे ही उस व्यक्ति ने एक कदम बढ़ाया, उनके पीछे एक विशाल द्वार प्रकट हुआ जिसने दो दुनियाओं को दूसरी ओर से अलग करने वाली अदृश्य दीवार को नष्ट कर दिया, और जल्द ही कुछ चीजें, जो सामान्य ज्ञान को चुनौती देती थीं, अंतहीन मात्रा में बाहर आने लगीं। मन दूसरी ओर से उमड़ा और दुनिया को भर दिया। दूसरी ओर से जो मन बह निकला वह हल्का और गर्म था।
इससे न केवल उन्हें सांत्वना मिलती है बल्कि उनकी ताकत भी बढ़ती है। इन चीज़ों की पीठ पर कई जोड़ी सफ़ेद पंख थे और ये चमकदार सफ़ेद कवच से ढके हुए थे। इन जीवों ने कुछ ही समय में आकाश को पूरी तरह ढक लिया। जिस किसी ने भी ये दृश्य देखा वह लगातार गिरते हुए जीवों की संख्या देखकर पूरी तरह से अचंभित रह गया। क्या वे कितने हैं? उनमें से प्रत्येक में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? वे बहुत अधिक हैं। क्या वे हमारे मित्र हैं या शत्रु? निराशा से भरी हुई सांसें और चीखें यहाँ वहाँ से फूटने लगीं। ये दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था, लेकिन ये सब यहीं समाप्त नहीं हुआ। उनके नीचे की जमीन एक गहरे रंग के मैना से ढकी हुई थी जो उनके चारों ओर तैर रही थी। वे चौंक गए और उस आदमी की पीठ की ओर देखने लगे जिससे एक छाया निकल रही थी जो पूरी दुनिया को अपने में समाहित कर रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। युद्ध के मैदान में चारों ओर भ्रम और आतंक का माहौल बनने लगा। उसी समय उस आदमी की छाया से राक्षसों जैसे दिखने वाले काले रंग के बड़े राक्षस बाहर निकल आए। एक क्षण के लिए उनकी सांसें रुक गईं और सभी बेचैन हो गए। वे घबरा गए और आगे बढ़ने लगे। उनके हाथों में जादू के मंत्र चमक रहे थे और धनुष की डोरी नीचे की ओर कसी हुई थी। योद्धाओं ने अपने हथियार और ढाल को थोड़ी तक उठा लिया और निकट युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़कर अपनी सघन गोलाबारी कर पाते, एक जोरदार चीख गूंज उठी। रुको, वे सहयोगी हैं। मनुष्य की इच्छा मन द्वारा संचालित होती थी और सभी तक पहुंचती थी। मित्र राष्ट्र, ये हमारे मित्र राष्ट्र हैं। जब हमारी यह हालत हो गई थी तब वे कहाँ थे? हर किसी का इस बारे में एक ही विचार था। उस आदमी ने अपना सिर उठाया और दुश्मनों के झुंड की ओर इशारा किया। मुझे आशा है कि आप आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही उस आदमी ने ये शब्द कहे, उसकी पीठ से 5 चमकीले खंभे फूट निकले। जो आदमी सगाई करने वाला था वह अचानक हंसने लगा और अपना सिर झुका लिया। उसकी नज़र भीड़ में एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसका अस्तित्व कमजोर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह व्यक्ति स्वप्न और वास्तविकता के बीच खड़ा है। अब छोड़ दें। व्यक्ति ने उस आदमी की बातें सुनी और अचानक उसने अपनी आंखें खोली और स्वयं को पेड़ के तने पर टिकी एक फूस की छत के नीचे पाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं उसने बोलने की कोशिश की लेकिन वह बोल नहीं पाया क्योंकि उसका शरीर जो कुछ क्षण पहले स्वस्थ था अचानक कमजोर हो गया था। उसका शरीर सिकुड़ने लगा और उसके स्फूर्ति से भरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगीं। उसके चारों ओर तालियां गूंजने लगीं। कई कल्पित बौने उसके पास खड़े थे और उसकी हालत देखकर घबराकर चिल्लाने लगे। वह आदमी जिसका शरीर मुरझाने लगा था धीमी आवाज में बोला, राजा, रानी और महापुरोहितिनी को तुरंत बुलाओ। एल्फ की बातें सुनकर एक एल्फ चिल्लाया। चारों ओर अफरातफरी मच गई और जल्द ही रॉयल्स आ पहुंचे। एल्फ राजा की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उस आदमी की वर्तमान स्थिति देखी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अधिपति लेगोलास, वह चिल्लाया और उसके बगल में बैठ गया। आपने ऐसा क्या देखा जिससे आपका अधिकांश जीवन बर्बाद हो गया? महाराज, मेरी मृत्यु पहले से ही निकट थी। मुझे अभी भी याद है जब आप राजा बने थे। वह जोर से खांसा और फिर बोला। कांपते होठों से वह बुदबुदाया, दुनिया जल्द ही एक ऐसी तबाही का सामना करेगी जैसी पहले कभी नहीं हुई। अगर हमारी प्रजाति को जीवित रहना है तो हमें अपना अभिमान त्यागना होगा। झूठी बहादुरी हमें विनाश की ओर ले जाएगी। इसे अच्छी तरह याद रखें महाराज। सर, आपने क्या देखा? किस तरह की तबाही? क्या आप विश्व वृक्ष को पुनर्जीवित करने का कोई तरीका नहीं खोज रहे थे? तो क्यों? विश्व वृक्ष की समस्या का समाधान उसके द्वारा किया जाएगा। वह जल्द ही दिखाई देंगे। हमें अंत से बचाने के लिए और हमारे पास सपोर्ट है। सपोर्ट। भारी सांस के साथ अंततः उस आदमी ने अपनी जान गंवा दी। एल्व्स का पूरा राष्ट्र उस एल्फ के लिए शोक मनाने लगा जिसे भाग्यदर्शी सम्राट लेगोलास के नाम से जाना जाता था, जिसने अतीत में संकट के समय न केवल एल्व्स को बल्कि पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 407-406 अंधकार का बीज। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 406 अंधकार का बीज। एड्स बाय पब फ्यूचर। राय ग्रेनाइट से बने मंद रोशनी वाले गलियारे से गुजरा। उसका हर कदम उसे सैकड़ों मीटर तक खींचता हुआ ले जा रहा था। कुछ सेकंड के बाद राय एक लकड़ी के दरवाजे के सामने पहुंचा जिसे उसने जल्दी से खोला और बाहर चला गया। वह एक ऐसे मार्ग पर पहुंचे जो 1 किलोमीटर लंबा और 20 मीटर ऊंचा था। दीवारों पर शक्तिशाली हथियार और सजावट के सामान लगे थे और हर स्तंभ पर काले झंडे लटक रहे थे। बीच में एक विशाल गोल मेज थी जिसके चारों ओर कुछ कुर्सियां रखी हुई थीं। राय दूसरे दरवाजे से होकर जादुई उपकरणों से भरे एक स्थान पर पहुंची। वहां एक मेज भी थी जिसके साथ कई कुर्सियां भी थीं जिन पर अलग अलग सेट रखे हुए थे। उदासीन दृष्टि से आगे बढ़ते हुए वह अपनी सीट पर बैठ गया। शुभ संध्या श्रीमान। काले कपड़े पहने हुए 2 व्यक्ति खड़े हो गए। राय ने उन पर एक नज़र डाली और बोला, जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे कि हम किनले और अरखाम के संकरे जंक्शन पर एक बिंदु बनाने में सक्षम थे।
राक्षसों ने अपना काम कर दिया है और अब हमारा काम खत्म करने का समय है। हमें नहीं पता कि इस स्थान पर कब हमला होगा, इसलिए संधि के अनुसार दूसरे पक्ष के कदम उठाने से पहले ही हमारे लिए कदम उठाने का समय आ गया था। हमें चुपके से और गुप्त रूप से धुआं फैलाना होगा जैसा कि हम करते हैं और उनकी भूमि को नष्ट करना होगा। जितना अधिक हम उनकी भूमि को नष्ट करेंगे उतना ही अधिक लाभ हमारे भगवान को मिलेगा। राय ने अपने मिशन की विषय वस्तु समझाने के बाद जादुई उपकरणों से भरे स्थान की ओर अपना हाथ बढ़ाया। एक छोटा लकड़ी का बक्सा उसकी ओर मंडरा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने उसे सबके आश्चर्यचकित देखते हुए मेज के बीच में रख दिया। जो लोग उस छोटे से बक्से को देखते थे वे उसमें से एक प्रबल शक्ति का प्रवाह महसूस कर सकते थे जो उन्हें सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। यह क्या सर? मॉस ने अपना पसीना पोंछते हुए पूछा। यह अंधकार का बीज है। ये बीज अंधकार में मन और मियाज्मा को संपीड़ित और शुद्ध करके बनाया गया है। हमें अब उन्हें किसी उपयुक्त कंटेनर में संग्रहित करके मियाज्मा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे ज़मीन पर लगा दें और कुछ ही घंटों में इसका असर दिखने लगेगा। दोनों तरीकों में क्या अंतर है? रेचल ने पूछा। धुआं देखना इस दुनिया के शुद्ध मन को दूषित करता है और इसकी एक सीमा है। इसे गंदी गैस से भरे बर्तन के रूप में सोचें। जब इसे खोला और फैलाया जाता है तो यह एक पूरे कमरे, एक हवेली को भर सकता है, लेकिन ये पूरे शहर को नहीं भर सकता है और इसकी अपनी सीमा है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है, राय ने मुस्कुराते हुए कहा। राय के कार्यों ने दोनों महिलाओं का ध्यान आकर्षित किया। अंधकार का बीज न केवल शुद्ध मान को दूषित करता है बल्कि इसे अंधकार मान में भी परिवर्तित करता है। मियाज्मा क्या है? ये कुछ और नहीं बल्कि अंधकार मान है जिसकी सीमा हम फैलाते हैं, लेकिन इसके साथ हम मियाज्मा को एक बड़े क्षेत्र में फैला सकते हैं। हालांकि इसकी भी अपनी सीमा है, लेकिन अभी के लिए यह पर्याप्त से अधिक है। ध्यान से सुनो, राय ने कठोर स्वर में कहा। हम इसे जमीन में या किसी शव में डाल सकते हैं, लेकिन इसकी प्रकृति के कारण ये शव को मृत में बदल सकता है और यदि कोई जीवित प्राणी इसे छूता है तो उसकी आत्मा दूषित हो जाएगी और वह अंधकार और प्रकाश के प्राणी के बीच उत्परिवर्तन में बदल जाएगा। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं, राय ने सभी की उत्सुक निगाहों को देखकर कहा। ये चीज़ बहुत कीमती है और हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। अपने आप को 2 टीमों में बांट लो। एक को किनले भेजा जाएगा और दूसरे को अरखाम। अधिक शक्तिशाली को किनले भेजो क्योंकि वे पहले से ही जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। आप कुछ ऐसे लोगों को भी पकड़ सकते हैं जो हमारे भगवान को गोद लेना चाहते थे, राय ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। अब मैं चाहता हूं कि आप में से कोई इन गोलियों को लोगों तक पहुंचाए। ये हमें उनके द्वारा दी गई थी और हमें व्यक्तिगत रूप से इन चीज़ों की देखरेख करनी होगी। राय ने बात की और कुछ अन्य बातों पर चर्चा की। 2 बक्से प्रकट हुए और 2 महिलाओं ने उन्हें बड़ी बड़ी आंखों से पकड़ लिया। महिलाएं बक्सा लेकर दरवाजे की ओर चली गईं और दरवाजे से गुजरते हुए वे राय की नज़रों से ओझल हो गईं। उनका आकार गायब होते देख राय ने अपना हाथ हिलाया और बुदबुदाया, आपका शिकार अच्छा रहे। धन्यवाद। शिंग। छायादार कपड़े पहने हुए 2 व्यक्तियों में विश्वव्यापी परिवर्तन आया। उनके छायादार वस्त्रों का स्थान काले चमकदार कवचों ने ले लिया था जो विभिन्न रूनों से ढके हुए थे, जिससे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। अंधकार ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया और जल्द ही उनका आकार पूरी तरह से प्रकट हो गया। शिंग। उनकी छवि चमक उठी और वे अनेक व्यक्तियों से भरे हॉल में प्रकट हो गए। उन सभी के कान नुकीले थे और रंग गहरा भूरा था। मॉस और रेचेल अंधेरे से बाहर आए। हम एजियोर कबीले और डाक कबीले की उत्तराधिकारिणी का अभिवादन करते हैं, मॉस ने चिल्लाते हुए कहा। हमें अपने ईश्वर की शक्ति को फैलाने और उन्हें हमारे ईश्वर की असली ताकत का गवाह बनाने का मिशन दिया गया है। मौन। एड्स बाय पब फ्यूचर। पूरा हॉल मौन में डूब गया, लेकिन जल्द ही जोरदार जयकारे गूंजने लगे जो पूरे हॉल में गूंज उठे। जल्द ही उनके चारों ओर अंधेरा छाने लगा और वे सभी आंखों से ओझल हो गए। जल्द ही बहुत सारे कल्पित बौने भूमिगत मार्ग से बाहर निकले और एक जोरदार धमाके के साथ वे सभी आगे की ओर उड़ गए। उनकी गति काफ़ी तेज थी और चूंकि डार्क एल्व्स छिपने और हत्या करने में महान कौशल रखते थे, इसलिए उन्होंने बाहर से पटरियों को ढकना सुनिश्चित किया। डॉट 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 डॉट। बाहर सूरज चमक रहा था, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दृष्टि अंतहीन अंधकार से ढकी हुई है। विशाल पत्थरों के एक दूसरे पर चढ़ जाने से बनी एक गुफा के अंदर, जो एक ऊंची चोटी का रूप ले चुकी थी, कई लोग बेहोश पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि हवा स्थिर है और गुफा के अंदर की गंध उल्टी लाने वाली, सड़ी हुई और चिपचिपी थी, या ऐसा लग रहा था जैसे आग पर चमड़ा तपाया जा रहा हो। ये गंध वहां बेहोश पड़े लोगों के ढेर से आ रही थी। उस संकरी जगह में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। शव एक ही स्थान पर रखे हुए थे और कोई भी शव 1 इंच भी नहीं हिला। ये दृश्य कुछ ऐसे लोगों के समूह जैसा था जिन्हें आधा जलाकर मरने के लिए एक स्थान पर ठूंस दिया गया था। इसकी घनी उबकाई लाने वाली गंध बाहर तक फैल गई और स्वाभाविक रूप से कई जानवरों को भी स्वादिष्ट मांस की गंध आ गई। कई लोग तो उस स्थान को देखने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन उनमें से कोई भी अंदर नहीं गया या उस स्थान के एक निश्चित दायरे में कदम भी नहीं रखा। द रीज़न, चूंकि उन्हें किसी खतरे का आभास हुआ, इसलिए वे अंदर चले गए। इसके अलावा उनके सामने खुले में मजबूत जानवरों की लाशें सड़ रही थीं। शिखर पर एक शीर्ष स्तर के शिकारी का अत्याचार था।
शिकारी ने अपना क्षेत्र चिन्हित कर रखा था, जिसे पार करने की हिम्मत कोई भी जानवर नहीं कर सकता था। फिर भी कुछ बहादुर जानवरों ने लाश के ऊपर से कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे खुले स्थान के पास पहुंचे, किसी अदृश्य चीज ने उन पर प्रहार किया और वे जोर से जमीन पर गिर पड़े, जिससे अन्य जानवर डरकर भाग गए। गुफा के कोने में एक आदमी दीवार के सहारे लेटा हुआ था और उसने एक महिला को अपनी बाहों में इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि ऐसा लग रहा था कि आदमी को डर था कि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो उसकी बाहों में मौजूद महिला गायब हो जाएगी। वहां उपस्थित सभी लोगों में से केवल वही सचेत था। आंशिक रूप से अंधेरे स्थान के अंदर उसने अपना सिर उठाया और उसकी निगाहों से निर्दयता से भरी एक ठंडी भावना निकली, इस हद तक कि वह क्रोध में अपने दांत पीसते हुए खून के आंसू बहाने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 408-407 आपदा के बाद। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 407 आपदा के बाद। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स के मन में आपदा से गुजरने का दृश्य हर सेकंड फ्लैशबैक की तरह घूम रहा था जब से वह जागा था। वे चींटियों की तरह कुचल दिए गए, जिनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। वह असहाय था, वो डर गया। वह न तो अपनी मौत से डरता था और न ही दर्द से। उसे अपने आसपास के लोगों की मौत का डर था। उनकी भलाई उसकी जिम्मेदारी थी। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि क्यों उस आदमी ने उस पर हमला किया और उसे मारने की कोशिश की। क्योंकि न तो उसने किसी अज्ञात ताकत से पंगा लिया था और न ही उसने किसी बड़े शख्स को नाराज किया था। पहला व्यक्ति अंधकार का प्राणी था, लेकिन सर्वोच्च पद वाला व्यक्ति अंधकार का प्राणी नहीं था। हालांकि उसका सिलहूट स्पष्ट था, लेकिन उसे यकीन था कि वह व्यक्ति न तो अंधकार का प्राणी था और न ही कोई इंसान। रिया का शरीर पहले ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन जैसे ही हमला उन पर हुआ, रिया ने एलेक्स को छाया में ढक दिया और उसे बचाने का प्रयास किया, जिससे वह गंभीर रूप से जल गई। एलेक्स के चेहरे की त्वचा भी झुलस गई थी, लेकिन वह अपने आदमियों और रिया से बेहतर स्थिति में था। जैसे ही उसकी आंखें चारों ओर छानबीन भरी निगाह से देखने लगी, उसके सिर के ऊपर की अंधेरी छत की जगह उजले आसमान ने ले ली, जहां 2 आकृतियां खड़ी होकर हमला बोल रही थीं। मतिभ्रम। हाँ, हाल ही में उसे अक्सर मतिभ्रम हो रहा था, लेकिन उसने इससे बाहर निकलने का कोई प्रयास नहीं किया था, क्योंकि वह उस पल को बार बार देखना चाहता था और उसे अपने दिल में इस तरह अंकित करना चाहता था कि वह उसे कभी न भूल सके। एलेक्स ने पहले ही सुप्रीम रैंक के विस्प की सांस से हमले के स्तर को महसूस कर लिया था। उन्होंने स्वर्णिम अवरोध को मजबूत किया और एक अन्य आशीर्वाद को सक्रिय किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेडी लक आशीर्वाद। अब तक उसने कभी इस कौशल का उपयोग नहीं किया था, क्योंकि उसे युद्ध जीतने के लिए कभी भाग्य की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। लेकिन आज उसका अस्तित्व दांव पर लगा हुआ था। भले ही उसके बचने की संभावना 1 अंक में थी, लेकिन इन आशीर्वादों ने उसके बचने की संभावना को 1 अंक से भी बढ़ा दिया था। वह इस पर दांव लगाना चाहता था। एलेक्स ने 2000 सैनिकों के साथ अरकाम सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और संघर्ष के बाद उनमें से केवल 600 ही जीवित बचे थे। अंतिम लड़ाई के दौरान उनके 100 आदमियों के साथ 200 और लोग भी उनके साथ थे, जबकि बाकी लोग इतने कमजोर थे कि वे भाग लेने में असमर्थ थे। एलेक्स ने अपने शेष बचे सभी मैना का उपयोग एक विस्तृत क्षेत्र टेलीपोर्टेशन मंत्र को डालने के लिए किया ताकि वह सभी को सुरक्षित स्थान पर टेलीपोर्ट कर सके। उसके द्वारा बनाया गया स्वर्णिम अवरोध सर्वोच्च पद के आक्रमण को एक क्षण के लिए भी रोक नहीं सका। टेलीपोर्टेशन की गति बढ़ाने की हताशा के क्षण में एलेक्स ने अंततः लीजेंडरी रैंक को तोड़ दिया, जबकि उनका जीवन संकट में था। परिस्थिति के कारण उनकी सफलता स्थिर नहीं थी। रिया ने उसी क्षण अपनी सारी शक्ति मुक्त कर दी और दूसरों को छाया के समान एक क्षेत्र में लपेट लिया। यद्यपि इससे कुछ समय तो मिल गया, लेकिन अंत में इसे तोड़ दिया गया। इस झटके से रिया की नींद खुल गई और निराशा के कारण उसने एलेक्स को अपने चारों ओर लपेट लिया। हमले ने उन पर प्रहार किया, लेकिन इससे पहले कि वे नष्ट हो पाते, एलेक्स का टेलीपोर्टेशन अंततः काम कर गया। ऐसा लग रहा था जैसे यह अनंत काल में हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ये सब कुछ सेकंडों में ही घटित हो जाता है। वे भाग्यशाली थे कि वे अगला दिन देखने के लिए जीवित बचे, लेकिन अफसोस कि उनमें से सभी जीवित नहीं बच सके। एलेक्स के आसपास के 300 लोगों में से केवल 120 ही टेलीपोर्ट करने में सक्षम थे, जबकि बाकी लोगों के शव मंत्र के काम करने से पहले ही नष्ट हो गए। यद्यपि यह एक छोटा सा क्षण था, लेकिन योद्धाओं की आभा ने उन्हें मरने से बचा लिया, जबकि अन्य जो स्वयं को छिपाने में सक्षम नहीं थे, मर गए। 120 में से 70 खिलाड़ी एलेक्स के थे, जबकि बाकी खिलाड़ी रक्षा पंक्ति के थे। एलेक्स अपनी वर्तमान अवस्था में केवल 50 लोगों को ही टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन मंत्र के काम करते ही उसने बहुत अधिक परिश्रम किया, जिससे उसकी दृष्टि शून्य हो गई। उसके सिर में भयंकर दर्द हो रहा था और लंबी दूरी तक टेलीपोर्टेशन करने के कारण उसका शरीर भारी दर्द से कराह रहा था। यह मंत्र उसे अन्य लोगों के साथ 1000 किलोमीटर की दूरी तक टेलीपोर्ट कर सकता था। बेहोश होने के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि रिया का जला हुआ शरीर उसकी बाहों में था और कुछ लोग अभी भी सांस ले रहे थे। जैसे ही उसने उनका रूप देखा, उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी निराशा महसूस हुई।
क्रोध की वह झुंझुनी जो उसके हृदय में दुख के साथ उमड़ रही थी, उस निराशा की तुलना में कुछ भी नहीं थी जो उसने युद्ध की देवी द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर महसूस की थी। एलेक्स का शरीर इतना खराब हो गया था कि वह मंत्रों से भी ठीक नहीं हो पा रहा था। उनकी अस्थिर स्थिति ने उन्हें नीचे खींच लिया और जागने के बाद उन्होंने अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने बस रिया के थके हुए शरीर में मैना डाली और उसे ठीक होने दिया। रिया के कपड़े फटे हुए थे और उसकी पीठ आधी नंगी थी। एलेक्स ने पूरी ताकत लगाकर उसके कपड़े बदले और उसे साफ किया। 6 दिनों की देखभाल के बाद रिया की हालत स्थिर थी, जबकि उसके साथी भारी थकान के कारण बेहोश हो गए थे। एलेक्स ने उन सभी पर नींद लाने वाला मंत्र डाला और उन्हें तब तक सोने दिया जब तक कि वह उपचार मंत्र का प्रयोग नहीं कर सका। दूसरे दिन वह जागा और तब से उसने 1 सेकंड के लिए भी पलक नहीं झपकाए। जले हुए मांस और खून की गंध के कारण उसने महसूस किया कि कई शक्तिशाली जानवर इस स्थान की ओर आ रहे हैं, लेकिन एलेक्स ने उन सभी को मार डाला। उन्होंने शारीरिक रूप से कोई हरकत नहीं की, लेकिन जैसे ही उन्होंने लीजेंडरी रैंक में कदम रखा, उन्हें अपने जीवन काल में सबसे बड़ा आश्चर्य प्राप्त हुआ। नाम एलेक्स वॉन लियोनहॉर्ट। प्रजाति पारलौकिक मानव। रैंक पौराणिक रैंक एड्स बाय पब फ्यूचर। क्षमता श्रेष्ठ। स्तर 1 1 0 HP 279/588। मान 423/2110। ताकत 316। चपलता 312। सहन शक्ति 298। जीवन शक्ति 294। जादू 302 जोड़ 100। मन कोर के कारण अतिरिक्त 100। आत्मा की शक्ति मापी नहीं जा सकती। आंकड़े अंक 0 == उसने आत्मिक शक्ति को अनलॉक कर लिया था जिसे केवल मिथिक रैंक पर पहुंचने पर ही अनलॉक किया जा सकता है, लेकिन एलेक्स ने इसे लीजेंडरी रैंक पर अनलॉक कर लिया था। इससे पहले उसकी आत्मा अपने शरीर को छोड़कर आत्मा पर आक्रमण करने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि उसका शरीर कमजोर था और वह केवल तभी आक्रमण कर सकता था जब दूसरा पक्ष उसे आरंभ करता, लेकिन अब वह अपनी आत्मा के एक छोटे से हिस्से का उपयोग करके आत्मा पर आक्रमण कर सकता है। जादूगर अधिक शक्तिशाली बनने के लिए अपने मन और आत्मा को प्रशिक्षित करते हैं और जब वे मिथिक रैंक प्राप्त कर लेते हैं तो वे अपनी वास्तविक क्षमता दिखाते हैं, जबकि योद्धा मुख्य रूप से मिथिक रैंक प्राप्त करने के बाद अपनी आत्मा को प्रशिक्षित करते हैं क्योंकि वे ज्यादातर शारीरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही कारण है कि जादूगरों को योद्धाओं से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश आत्मा युद्ध में हार जाते हैं। और एलेक्स इस आत्मिक शक्ति का उपयोग उन जानवरों को मारने के लिए कर रहा था जो उसके निकट आ रहे थे। यहाँ तक कि उसने अपने आत्मा के हमले से पास में ही एक महान श्रेणी के जानवर को भी मार डाला था, लेकिन यह उसकी स्थिति के लिए घातक साबित हुआ क्योंकि उसका शरीर काफी तनाव में था। एलेक्स की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसका शरीर उसे संभाल नहीं पाया, इसलिए उसे खुद पर नियंत्रण रखना पड़ा। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ था और वहाँ इतने सारे शक्तिशाली जानवर क्यों मंडरा रहे थे, क्योंकि रिनवियर के आतंक के बाद किले में कोई विशाल जंगल नहीं था। एलेक्स ने ये प्रश्न अपने मन में रखा और सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या मैं अब उन पर उपचार मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता? मुझे उन्हें इस अवस्था में कब तक देखना पड़ेगा? एलेक्स ने झुंझलाहट भरे स्वर में पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 409-408 आपदा के बाद 2। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 408 आपदा के बाद 2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेजबान, आप सचेत रहने और जल्दी ठीक होने में सक्षम होने का एकमात्र कारण आशीर्वाद और मनकोर है। बड़े पैमाने पर टेलीपोर्टेशन और उसके ऊपर लंबी दूरी की कोशिश करना आपके वर्तमान स्तर पर आत्मघाती है। आप मैनाकोर के बिना मर सकते थे। इसके अलावा 120 की सीमा थी। अन्य लोग इसलिए मर गए क्योंकि आप उन्हें ले जाने में सक्षम नहीं थे। सिस्टम की मशीनी आवाज़ उसके सिर में गूंज रही थी और वह अपने होठों को काट रहा था। उसे लगा कि वह खो चुका है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने आदमियों के साथ विश्वासघात किया हो। होस्ट, खुद पर आरोप लगाना बंद करो। तुम्हें पता है कि यह तुम्हारी गलती नहीं थी। मुझे अभी भी उन लोगों के बारे में सोचकर दुख होता है जो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आए और मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाया। और मुझे नहीं पता कि मेरी रिकवरी दर धीमी क्यों लग रही है। आपने जो थोड़ा सा मन पुनः प्राप्त किया है वह बाहर के जानवर को मारने में खर्च किया गया था, अन्यथा आप पहले से ही चलने फिरने लायक ठीक हो गए होते। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस जगह के आसपास का मैना इतना महान नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप अब भोजन की तलाश करें। यह अफसोस की बात है कि बाहर का मांस सड़ गया है। एलेक्स ने सिस्टम के बारे में सुनकर आह भरी। ऐसा नहीं था कि वह ठीक नहीं हो रहा था, बल्कि पौराणिक श्रेणी के जानवर को मारने में बहुत अधिक मात्रा में मान की हानि हुई थी और उसकी वर्तमान स्थिति में इससे उसे जितना नुकसान उठाना चाहिए था उससे कहीं अधिक नुकसान हुआ। उनकी पंचतत्वीय श्वास तकनीक ठीक से काम नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं था कि तकनीक काम नहीं कर रही थी, बल्कि इस स्थान पर आसपास का मन पर्याप्त नहीं लग रहा था। फिर भी एलेक्स खुश था कि वह गुफा के ठीक नीचे टेलीपोर्ट हो गया।
ये संभवतः भाग्य की कृपा के कारण होगा। कुछ देर तक रिया से लिपटे रहने के बाद एलेक्स ने उसे आराम से लिटाने के लिए मुलायम बेलें बिछाकर जमीन पर लिटा दिया। एलेक्स के जाने पर रिया की पलकें फड़कने लगीं। उसके हाव भाव बदल गए, जिससे ऐसा लगा कि वह किसी बुरे सपने से जाग गई है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गुफा के अंदर का तापमान ठंडा था, इसलिए एलेक्स ने कुछ बेलें उगाईं और उन्हें जला दिया। ये कुछ समय तक चलेगा जब तक मुझे जलाऊ लकड़ी नहीं मिल जाती। एलेक्स ने रिया के बालों को सहलाया और उठकर उसे देखने के लिए गुफा से बाहर चला गया। गुफा के प्रवेश द्वार से पहले एलेक्स ने विभिन्न जानवरों की लाशें देखी जिन्हें उसने मारा था। लाशें सड़ने लगी थीं और दुर्गंध के कारण मक्खियां और कीड़े मकोड़े वहां आ गए थे। एलेक्स ने अपनी उंगली चटकाई और लाशें जलने लगी तथा तेज हवा चलने लगी, जिससे गंध गायब हो गई। एलेक्स ने उस जगह के चारों ओर मिट्टी की दीवार खड़ी कर दी। 6 दिनों के बाद आखिरकार उसकी 40% ताकत वापस आ गई। उसके आदमी और रिया पहले ही जागने लायक हो चुके थे, लेकिन एलेक्स ने उन पर नींद का जादू कर दिया। वह चाहता है कि वे ठीक से आराम करें और उपचार मंत्र का उपयोग करने के बाद जाग जाएं। उसने मन मानचित्र भी खोल दिया ताकि यदि कोई जानवर उस स्थान पर छिपा हो तो उसे सूचित किया जा सके और वह उससे तुरंत छुटकारा पा सके। एलेक्स ने गहरी सांस ली और आसपास का अवलोकन किया। पेड़ टेरर ऑफ रनवियर के जंगल जितने घने नहीं थे, छतरी मोटी नहीं थी और जमीन चिकनी और दोमट थी। एलेक्स ने निष्कर्ष निकाला कि वह किसी जंगल के बाहरी इलाके में हो सकता है और वहां कहीं मानव बस्तियों तक जाने वाली सड़क हो सकती है। इधर उधर घूमने और खुद को खींचने के बाद एलेक्स ने शिकार शुरू किया। अब उसे उच्च पोषक तत्वों वाले भोजन की आवश्यकता है। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। अगर उसके पास उच्च श्रेणी के जानवरों का मांस होता जिसमें मैना भरा होता तो शायद वह पहले से ही अपनी सबसे अच्छी स्थिति में होता। एलेक्स एक पेड़ पर चढ़ गया और तेजी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने दूर से एक एंगोलन सींग देखा। यह एक पारलौकिक श्रेणी का जानवर था। इसे देखने के बाद उसके मन में वही विचार आया जो उसने पहले भी हिलाकर रख दिया था। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। चूंकि यह कोई विशाल जंगल नहीं है तो फिर यहाँ इतने सारे उच्च स्तरीय जानवर कैसे हैं? यहाँ केवल मास्टर रैंक तक के जानवर ही पाए जाने चाहिए और शायद ही कोई एपिक रैंक वाला जानवर हो। मैंने गुफा के पास एक महान रैंक का सामना किया है जो हमारे लिए आ रहा है। जानवरों का स्तर इस जगह की सहनीयता से कहीं अधिक है। एलेक्स ने बुदबुदाया और उस विचार को अपने मन में ही रखा। सबसे पहले उसे पर्याप्त मांस इकट्ठा करना था। उसका पेट पहले से ही भूख से तड़प रहा था। और दूसरा, उसे शीघ्र स्वस्थ होने की आवश्यकता है। चूंकि उसने लेडी लवलेसिन का उपयोग किया है इसलिए उसके दिन दुर्भाग्य से भरे होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि एलेक्स एक जगह पर बंद था इसलिए उसे ज्यादा कुछ सामना नहीं करना पड़ा। अंगोलन एंटलर अपना शिकार खुद ही खा रहा था। उनके पास पृथ्वी तत्व हैं जिनके साथ वे नुकीली संरचनाएं बनाते हैं और दूसरों पर हमला करते हैं या उन्हें घायल करने के लिए अपने सींगों का उपयोग करते हैं। इनके दांत तीखे नहीं होते और ये काटते भी नहीं हैं। इसके सींग इसके शरीर से निकलकर एक शाखा बनाते हैं और 5 फीट की लंबाई तक फैले होते हैं। एलेक्स कूदने के लिए एक स्थिर शाखा की ओर गया, लेकिन दुर्भाग्य से वह टूट गई जिससे एलेक्स का संतुलन बिगड़ गया। एलेक्स ने पेड़ को जोर से पकड़ लिया जिससे उसमें एक खोखला स्थान बन गया। चुप रहो। एक गहरी सांस लेते हुए उसने पेड़ पर अपने पैर रखे और छलांग लगाने के लिए उसे लात मारी। एलेक्स ने ज्यादा दूरी हासिल करने के लिए एक लंबी चाप में यात्रा की। उसने एक छलांग में लगभग 30 मीटर की दूरी तय की। लगभग 8 मीटर दूर एलेक्स की गति नीचे की ओर जाने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके हाथ में मन की एक गेंद प्रकट हुई जो एक लंबे डंडे के रूप में फैल गई और डंडे के एक छोर पर एक नुकीली सुई जैसी नोक दिखाई दी। एलेक्स, जो एंगोलन एंटलर के सिर के ठीक ऊपर था, उस पर गिर पड़ा। स्पायर एंटलर ने इस हलचल को देखा और जमीन पर एक छोटे से बिंदु की छाया देखी और दूर जाने की कोशिश की, लेकिन एलेड ने इसकी हलचल को देखा और फेंकने के लिए अपना भाला उठाया। एलेक्स ने बर्फ का भाला पकड़ते हुए अपने दाहिने हाथ को इस हद तक खींचा कि उसकी मांसपेशियां उभर गईं और उसने उसे एंगोलन एंटलर की ओर फेंक दिया। टकराना। एंटलर के सामने एक नुकीली मिट्टी की संरचना प्रकट हुई जिसने बर्फ के भाले को रोकने की कोशिश की। चट्टान से बना शिखर और बर्फ का भाला टुकड़ों में टूट जाना चाहिए था, लेकिन भाला शिखर को चीरता हुआ सींग पर जा लगा। अंतिम उपाय के रूप में सींग वाले हिरण ने अपने बड़े सींगों को उठाकर उसे रोक दिया। टकराना। भाले से सींगों को तोड़ दिया गया। एलेक्स ने नीचे से कुछ खरोंचने और घिसटने की आवाज सुनी। उसके नीचे सींग हिल रहा था क्योंकि भाला सींगों के बीच के अंतराल से आगे निकल गया और गर्दन को खरोंच गया। सींग अभी भी जीवित था और उसने अपना सिर जमीन पर पटक दिया। बर्फ से बना भाला अंततः टूट गया। एलेक्स का शरीर बर्फ से बने एक विशाल हथौड़े के साथ उसकी ओर झपटा। हालांकि स्पायर एंटलर दर्द में था, फिर भी उसने अपना शरीर घुमाया और बर्फ के हथौड़े पर लात मारी। धमाका। हथौड़ा टुकड़ों में फट गया और उसकी दृष्टि पर घना कोहरा छा गया। अचानक धुंध फट गई और उस अंतराल से लाल आभा से लिपटी एक मानव मूर्ति निकली और उसके सिर पर जा लगी। टकराना। सींगों का सिरा टूट गया और एंटलर का शरीर जमीन पर गिरते ही एक चटचटाहट की आवाज सुनाई दी। टस्क। एलेक्स ने अपनी जीभ चटकाई क्योंकि वह मुक्का मारकर उसे मार नहीं पाया था।
उसके पास एक और आत्मिक आक्रमण करने की शक्ति नहीं थी और अब तक वह अपनी शक्ति का केवल 40% ही पुनः प्राप्त कर पाया था। सींग ने अपनी नाली से जमीन पर लात मारी और खड़ा होकर वह एलेक्स की ओर कूद पड़ा तथा अपने सींगों से उस पर जोर से प्रहार करने की कोशिश करने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 410-409 भाग 1 चारों ओर दुर्भाग्य। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 409 भाग 1 चारों ओर दुर्भाग्य। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और सीधे वार का सामना करने का निर्णय लिया। यद्यपि वह कमजोर अवस्था में था, फिर भी अंत में वह एक महान रैंक पर था। जब कोई व्यक्ति ट्रांसेंडेंट रैंक की बाधा को पार कर जाता था तो उसके स्टेट पॉइंट्स में 60 की वृद्धि हो जाती थी, जबकि एलेक्स के अंक 100 बढ़ जाते थे। टकराना। टक्कर के कारण एलेक्स का पूरा शरीर कांप उठा और उसका ऊपरी शरीर हिल गया। उसकी उम्मीद के विपरीत एलेक्स का पूरा शरीर कुछ मीटर पीछे तक घसीटा गया और उसका विशाल सींग अपने अथाह वजन के साथ उसके ऊपर गिर पड़ा। एलेक्स ने अपने पैरों में अधिक ताकत लगाने और अपने शरीर को पीछे की ओर खींचने से रोकने की कोशिश की। जब उसके शरीर को पीछे खींचा गया तो उसके पैरों के नीचे दर्द के निशान उभर आए। एलेक्स ने खुद को पीछे धकेलने से रोकने के लिए अपने पैरों पर पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जब उसका पैर कीचड़ भरे क्षेत्र से गुजरा तो वह फिसल गया और दर्द से कराह उठा। एलेक्स की गति धीमी हो गई, जिससे एंटलर को एलेक्स के सींगों के माध्यम से उसे ऊपर खींचने में मदद मिली। एलेक्स का शरीर झटका खा गया क्योंकि एंटलर के सींगों से वह ऊपर की ओर उछला और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एंटलर ने अपने सींगों से एलेक्स को पटक दिया और उसे गिरा दिया। टकराना। एलेक्स का शरीर दूर से कटी पतंग की तरह उछलकर जमीन पर लुढ़क गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। लानत है बदकिस्मती। एलेक्स चिल्लाया और अपने होठों से खून पोंछा। उसके पास शिकायत करने के लिए अधिक समय नहीं था क्योंकि एंगोलन एंटलर पहले से ही उसकी पूंछ पर था। वोंग। एलेक्स ने जमीन पर पैर पटका और उसका शरीर एक पेड़ से टकराया। यदि वह प्राकृतिक भूभाग का लाभ नहीं उठाएगा तो वह मूर्ख होगा। जैसे ही उसने एक शाखा पर उतरने की कोशिश की, उसका शरीर शाखा से निकली एक लोहे की गौरैया की पूंछ से हिल गया। आयरन स्पैरो की पूंछ भी उत्कृष्ट स्तर की थी और उसकी चोंच सीधे एलेक्स पर निशाना साधकर उसे छेदने की कोशिश कर रही थी। एलेक्स ने अपनी उड़ान की दिशा बदलने के लिए एक उड़ान मंत्र का प्रयोग किया और इससे बच गया तथा वह उससे 3 पेड़ दूर उतरा। एलेक्स ने पेड़ पर एक घोंसला देखा और पक्षी के हमले का कारण समझ गया। वह अपना घोंसला बचाना चाहता था और जैसे ही एलेक्स वहां से चला गया, वह एलेक्स पर नजर रखते हुए वापस अपने घोंसले में उड़ गया। एलेक्स के मन में उसे भड़काने का कोई विचार नहीं था। उसकी बदकिस्मती के कारण पहले से ही सींग को मारना मुश्किल हो रहा था और उसके कमजोर आंकड़े और कम मान भंडार ने उसके घाव पर और नमक छिड़क दिया। भनभनाहट। एलेक्स का ध्यान उस एंटलर की ओर गया जो उस पर अटका हुआ था और मिट्टी से बने कई शिखर उसकी ओर उड़ रहे थे। एलेक्स ने पुनः गति की, हवा में छलांग लगाई और पेड़ की शाखाओं पर उतरने से पहले आवश्यक सावधानियां बरतीं। स्पायर्स ने उस स्थान को सटीकता से भेद दिया जहां से वह कुछ क्षण पहले गुजरा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। एंटलर लगातार अपने शिखरों से उस पर हमला करता रहा, जिससे उसके लिए करीब पहुंचना मुश्किल होता गया। एलेक्स लगातार चकमा दे रहा था। वह जितना संभव हो सके उतना कम मैना का उपयोग करके उसे मारने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वह नहीं जानता था कि आगे क्या मुसीबत आ सकती है, लेकिन उसका बदकिस्मत दिन उस उद्घाटन के साथ खिलवाड़ कर रहा था जहां वह उसे मार सकता था। हर बार जब एलेक्स हिट करने के लिए करीब जाता है तो वह या तो फिसल जाता है या किसी बाधा पर ठोकर खा जाता है, जो एक योद्धा के लिए अपमानजनक था। एलेक्स ने अपनी शिकायत को निगल लिया और हवा के झोंकों को संघनित करके उसे एंटलर के चारों ओर फेंक दिया। अनगोलन एंटलर ने स्पीयर्स से निपटने की कोशिश की, लेकिन स्पीयर्स संपर्क में आने पर टूट गए और एंटलर को आश्चर्य हुआ कि जब उनके स्पीयर्स हवा के झोंके से टकराए तो उनके चारों ओर धूल का धुआं उठने लगा। जल्द ही वह धुएं और धूल की एक मोटी परत से घिर गया, जिससे वह बहुत परेशान हो गया और जब वह अपने दुश्मन को डराने के लिए चिल्लाने लगा तो उस पर बर्फ के भालों की वर्षा होने लगी। बैंग 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 बैंग। जैसे ही धूल गायब हुई, सींग की आकृति प्रकट हुई जिसकी त्वचा में अनगिनत बर्फ के भाले चुभ रहे थे और वह चारों ओर से बर्फ के भालों में फंस गया था। उसने उसे धकेलकर बर्फ के टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स ने पत्थर और बर्फ की तलवार लेकर उसकी पीठ पर हमला किया और उसे उसकी गर्दन में गहराई तक घुसा दिया। मर गए। एलेक्स ने चिल्लाते हुए अपने हाथ से बनी तलवार जो मैना से लिपटी हुई थी उसके गले में घुसा दी, जिससे एंटलर इधर उधर छटपटाने लगा और एलेक्स फिर से फिसल गया, लेकिन इस बार एंटलर का सिर उसके गिरने के साथ ही धड़ से अलग हो गया। मैं कभी भी उस घटिया लेडी लक आशीर्वाद का उपयोग नहीं करूंगा, एलेक्स ने घृणा से कहा। वह पारलौकिक श्रेणी के जानवरों को चींटी की तरह रौंद सकता था। अभी अभी उसे बहुत मुश्किल से दौड़ाया गया था। अगर वह कभी युद्ध के मैदान में इस तरह का हुनर दिखाता तो उसे डर रहता कि कहीं फिसलकर मारा न जाए। क्या मुझे और अधिक शिकार करना चाहिए? एलेक्स ने अपने चारों ओर हो रही तबाही को देखते हुए खुद से पूछा और आयरन स्पैरो की पूंछ को अपनी ओर घूरते हुए देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने अपना सिर हिलाया और एंटलर की लाश को जल्दी से खींचकर बाहर निकाल लिया।
एलेक्स गुफा में घुसा और लाश को एक तरफ फेंक दिया तथा लकड़ियां इकट्ठा करके आग जला दी। ग्रिल्ड मीट को देखते हुए एलेक्स ने अपनी लार निगल ली और एक फुर्तीला कदम उठाया। हाँ, एलेक्स खुशी से कराह उठा क्योंकि उसके शरीर में वीर्य प्रवाहित होकर उसे गर्म कर रहा था। निश्चित रूप से उच्च स्तर के जानवर का उपभोग करना ठीक होने का सबसे अच्छा तरीका है, एलेक्स ने कहा। प्रत्येक निवाले के साथ एलेक्स को अपने शरीर में एक नई ऊर्जा की अनुभूति महसूस हो रही थी। मैंने कई पाउंड कीमती मांस बर्बाद कर दिया, वह अफसोस के साथ बोला। एलेक्स ने थोड़ा आराम किया और फिर से शिकार शुरू कर दिया। एलेक्स ने उनका शिकार करना और खाना जारी रखा। पर्याप्त आपूर्ति एकत्र करने और अपनी आधी ताकत वापस पाने के बाद वह अंततः 8 दिनों में दूसरों को जगाने के लिए तैयार हो गया। रिया की भौहें फड़क उठीं और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि एलेक्स उसके सामने है, जो चिंतित निगाहों से उसकी ओर देख रहा है। वह जीवित था और सांस ले रहा था। एलेक्स, वह घबराहट में चिल्लाई, लेकिन इससे पहले कि उसका दिमाग अस्थिर हो जाए, एलेक्स ने एक भावुक चुंबन के साथ उसे चुप करा दिया। उसकी जीभ उसके अंदर तक घुस गई। हम रिया ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन एलेक्स के आक्रमण से वह चुप हो गई थी और उसे थोड़ा घुटन महसूस हो रही थी, लेकिन उसने विरोध नहीं किया, बल्कि एलेक्स की मिठास का आनंद लिया। कुछ पल गर्मजोशी का आनंद लेने के बाद एलेक्स पीछे हट गया। शश, सब कुछ ठीक है, शांत हो जाएं और लंबी सांस लें। एलेक्स ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन रिया अपने आंसू नहीं रोक सकी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।